आज ज़रा इंडियन साइंटिस्ट ऑफ प्री इंडिपेंडेंट एरा के बारे में सर्च करता हूँ। इंडियन साइंटिस्ट ऑफ प्री इंडिपेंडेंट एरा। अरे ये चल क्यों नहीं रहा? शायद पक्का कुछ नेटवर्क में गड़बड़ी है। सुप्रभात मैम। सुप्रभात बेटा। मैम मुझे एक डाउट था। मैम आज मैं कंप्यूटर लैब पे काम कर रहा था तो मुझे एक भारतीय वैज्ञानिक का पॉपअप आया। मैंने उसे खोला और उसे पढ़ने की कोशिश की, पर पता नहीं शायद नेटवर्क में गड़बड़ी थी, मैं उसे पूरा नहीं पढ़ पाया। क्या हमारी लाइब्रेरी में कोई ऐसा खंड है जिसमें वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियाँ हों? क्यों नहीं, बिल्कुल। ये देखो, ये है विज्ञान का खंड, पूरा बुक से भरा हुआ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पर मैम ये सारी किताबें तो विदेशी वैज्ञानिकों की हैं, क्या हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं? अरे तुम्हें किसने बोला? ये देखो, भारतीय वैज्ञानिकों की किताबें। बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए? जगदीश चंद्र बोस, सी.वी. रमन, होमी भाभा। बताओ। एक बात बोलूं ना, क्या आप मुझे जगदीश चंद्र बोस के बारे में बता सकती हैं? मुझे इनका नाम बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें इनके बारे में पढ़ा देती हूँ। अपने आविष्कारों की रोशनी से सारे संसार को जगमगा देने वाले वैज्ञानिकों की श्रेणी में आते हैं जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी रिसर्च से पूरी दुनिया को बताया कि पेड़ पौधों में भी हम लोगों की तरह जीवन होता है। इसके अलावा उन्होंने ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिससे बिना तारों के संदेश भेजा जा सकता है, जिसे हम आज की दुनिया में वायरलेस तकनीक के रूप में जानते हैं। इसी रिसर्च के आधार पर आज पूरा विश्व रेडियो, टीवी और इंटरनेट का लाभ उठा रहा है। जगदीश चंद्र बोस के पिता ने उनका दाखिला गांव के एक बांग्ला स्कूल में सिर्फ इसलिए करवा दिया क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों को अंग्रेजी भाषा सीखने से पहले अपनी मातृभाषा और संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। जगदीश चंद्र ने अपने एक साक्षात्कार में बताया कि बचपन में वे अपने मित्रों के साथ बैठकर पेड़ पौधों और पक्षियों की कहानियों को ध्यान से सुना करते थे और उन कहानियों से उनके मन में चीजों को जानने की उत्सुकता जगी। अतः उन्होंने खोज आरंभ की। गांव में कोलकाता आकर फिजिक्स की पढ़ाई करने के पश्चात कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज से नेचुरल साइंस की डिग्री लेकर 1885 में वे अपने देश वापस आ गए और कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के शिक्षक बन गए। परंतु उस समय भारतीय टीचर्स को अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कम वेतन दिया जाता था और भारतीयों के साथ भेदभाव रखा जाता था। लेकिन बोस ने बचपन से ही अपने देश के लिए स्वाभिमान को समझा था, महसूस किया था। अतः उन्होंने इसका विरोध किया और ठान लिया कि अगर वो अंग्रेजी टीचर के बराबर मेहनत करते हैं तो उनको बराबर का सम्मान और वेतन भी मिलना चाहिए। अपनी जिद के कारण 3 साल तक उन्होंने वेतन नहीं लिया, जबकि कोलकाता काम पर आने के लिए उन्हें हुगली नदी को पार करके आना पड़ता था। बहुत परेशानी के बावजूद वे धैर्य के साथ अपनी बात पर अड़े रहे और आखिरकार अंग्रेजों को उनके आगे झुकना पड़ा और सभी भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज शिक्षकों के बराबर वेतन मिलने का नियम बना दिया गया। कॉलेज में पढ़ाने के बाद बचा हुआ समय वे हमेशा शोध कार्यों में व्यतीत करते। रिसर्च करते हुए उन्होंने रेडियो और ऑप्टिक्स की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और ऐसी मशीनें बनाई जिनसे बिना तारों के संदेशों को भेजा जा सकता था और इन्हें प्राप्त भी किया जा सकता था। उनके इसी प्रयोग के आधार पर वायरलेस टेक्नोलॉजी काम करती है, परंतु इनके वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कार का सारा क्रेडिट मार्कोनी को चला गया, क्योंकि बोस किसी भी खोज के पेटेंट के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी खोजों से व्यावसायिक लाभ उठाने की जगह इन्हें सभी को बता दिया ताकि
और लोग भी इस पर आगे काम करते रहे और इसकी एडवांस खोज हो सके। उनकी इसी खोज पर आगे काम करते हुए मार्कोनी ने इसे अपने नाम पर रजिस्टर करवाया और बायोफिजिक्स के फील्ड में भी कई आश्चर्यजनक खोजों के लिए बोस को जाना जाता है। उन्होंने अपनी खोज में दिखाया कि पौधों में उत्तेजना का संचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, ना कि केमिकल माध्यम से। इसी खोज को साबित करने के लिए बोस ने ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिससे पौधों की नब्जों को नापा जा सके। इस मशीन को बाद में ग्रेस्कोग्राफ के नाम से जाना गया। यह अमेरिका में लिया गया किसी भी भारतीय का सबसे पहला पेटेंट था। इसके अलावा भी बोस ने बहुत से आविष्कार किए हैं और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने जगदीश चंद्र बोस को अपने वायरलेस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया और 1920 में रॉयल सोसाइटी के फेलो भी चुने गए। आखिर में विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति ला देने के बाद सर जगदीश चंद्र बोस ने 23 नवंबर 1937 को इस जहां को अलविदा कहा। अद्भुत मैम, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे देश में जगदीश चंद्र बोस जैसे महान वैज्ञानिक हुए हैं। हमें तो इस बात का गर्व महसूस होना चाहिए कि वो हमारे देश के। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब मुझे ये बताओ, तुम्हें इस किताब में सबसे अच्छी बात क्या लगी? मैम, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि हमारे देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने ये बताया कि पेड़ भी संवेदनशील होते हैं, उनके अंदर भी मनुष्य जैसी भावनाएं होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है। और जिन वायरलेस प्रोग्राम्स और रेडियो का हम आजकल प्रयोग करते हैं, ये सब उनकी ही देन है। परंतु वो पेटेंट के खिलाफ थे, उन्हें पेटेंट नहीं करवाया और मार्कोनी ने उन्हें अपने नाम से पेटेंट करा दिया। इसलिए हम सिर्फ मार्कोनी के बारे में पढ़ते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। चलो अब मैं चलती। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम, आपके पास थोड़ा और समय होगा क्या? हाँ क्यों? मैम, मेरी विज्ञान में रुचि बढ़ती जा रही है। क्या आप मुझे 2-3 और भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में बता सकती हैं? अब तुम्हारी इसमें रुचि इतनी ही बढ़ गई है तो तुम ये बताओ अब कौन से वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना चाहोगे? मैम, मैं सीवी रमन के बारे में पढ़ना चाहूँगा। मैंने इनका नाम ज़्यादा तो नहीं सुना, परंतु मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि ये एक अच्छे वैज्ञानिक होंगे। अच्छे? ये भारत के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। आओ अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जो काम आपके सामने है उसे पूरी हिम्मत और लगन से करें तो सफलता आपके पास जरूर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये कोई और नहीं बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में अपनी मिसाल कायम करने वाले सीवी रमन जी ही हैं। भारत के प्रसिद्ध फिजिसिस्ट सीवी रमन, जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेने के बावजूद अपनी काबिलियत के दम पर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। उनके द्वारा किया गया एक शोध रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग आज दुनिया भर की विज्ञान की किताबों में मौजूद है, जिसके लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सीवी रमन, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था, उनके पिता विज्ञान के प्रोफेसर थे, जिन्होंने बचपन से ही उन्हें विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया था। रमन बचपन से ही बड़े जिज्ञासु स्वभाव के थे। हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं उनके बारे में जानने की इच्छा उन्हें हमेशा रहती थी। उनके पिता उनके सवालों के जवाब दिया करते थे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा विज्ञान के बारे में बताते थे। यूं कह लीजिए कि इस वैज्ञानिक के पहले गुरु उनके पिता ही थे। जब वो कॉलेज में गए तब उन्होंने कई तरह के शोध किए
और रिसर्च पेपर लिखे, मगर अंग्रेज प्रोफेसर्स ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्हें तो इस बात का एहसास होने लगा था कि भारत के गुलाम होने की वजह से यहाँ पर किसी सामान्य इंडियन के द्वारा रिसर्च कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए वे सरकारी नौकरी में आने की कोशिश करने लगे। फाइनेंशियल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में टॉप करके वे सबसे कम उम्र के असिस्टेंट अकाउंट जनरल बने। नौकरी के साथ साथ उन्होंने रिसर्च करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उन्हें यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर की नौकरी का ऑफर दिया। अपनी वर्तमान नौकरी के मुकाबले कम तनख्वाह होने के बावजूद उन्होंने बड़ी खुशी से इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। एक बार उन्होंने सोचा कि समुद्र का रंग आखिर नीला क्यों होता है। इस पर उन्होंने शोध करना शुरू कर दिया और कई सालों तक चले शोधों का रिजल्ट रमन इफेक्ट दुनिया के सामने आया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। 1933 में वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के डायरेक्टर बना दिए गए। इस पद को पाने वाले वे पहले भारतीय थे। वे चाहते थे कि शोध का एक अच्छा माहौल बनाया जा सके। अपने रिटायर होने के 2 साल पहले 1948 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से रिसर्च करने के लिए बैंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1957 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या सर्वाइकल कैंसर को कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में लागू किया गया है। एनहेंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने रमन टेक्नोलॉजी के दोषों को दूर कर दिया है और 2D मटेरियल्स, ड्रग मॉनिटरिंग और केमिकल इमेजिंग से संबंधित विभिन्न बुनियादी शोधों में सफलतापूर्वक लागू भी किया गया है। विज्ञान पर ध्यान केंद्रित होने के बावजूद रमन को उनके लेखन के लिए भी 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अपनी लेबोरेटरी में काम करते समय एक दिन वे बेहोश हो गए। गंभीर रूप से बीमार होने पर भी उन्होंने हॉस्पिटल में रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने आखिरी दिन इंस्टीट्यूट में ही बिताना चाहते थे। अपने काम को लेकर वो इतने समर्पित थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी मृत्यु के एक दिन पहले बिस्तर पर पड़े हुए भी इंस्टीट्यूट के काम के बारे में जानकारी लेने के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से मीटिंग की। 1970 को 82 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, मगर विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। No, this is the one which has always been shouting at me. Sir, here I am. Now tell me why do I show these pants? See this other photo? Just see that. Ultimately, it was this flower that was responsible for my putting forward these new ideas. You can't get away from the fact. Huh? What is the name of the flower? This is Spathoglottis plicta, it's called. Spathoglottis plicta. That's the name of it. I got it from a gardening book. See, my discovery is the discovery of the fluorochromes. The discovery of the fluorochromes. That is, the floral colors are due to this amazing substance which has this peculiar. You have discovered what is responsible for the floral colors. Completely new view. A new view on the origin of floral colors. A new view on the origin of floral colors. See, and the requisite evidence. You see, that, and then the point was, having got it, I got to explain what it is, what is the natural substance, and how does it give these bands.
And I thought now it must be, I must find evidence in the behavior of this carbon CO. And there it is. I felt that I must find some corroboration for this. Otherwise the chemist would not believe such a apparently wild story. Since when I've been working on this? This was discovered only yesterday. Yesterday I sent for my assistant. I said, come along, look up all the old literature. Let us see if there is anything in the spectroscopic literature which should give me some sort of badly graded support. And here it is. What? Precisely. You know what I mean? What do you mean? Same position, the same substance, the same thing, high pressure. You don't expect to flower to at low pressure. High pressure band, high pressure CO, that the carbon monoxide band, give this sequence of lines in the precise number and the precise position and the precise intensity. I want to explain this. Does this not? तो बताओ, इनके बारे में पढ़ के तुम्हें कैसा लगा? मैम, मैं ये जानकर आश्चर्यचकित हूँ कि सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक हमारे देश के थे और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इतने बड़े योगदान दिए। जैसे लाइट के स्पेक्ट्रम पर उन्होंने रिसर्च की और अमन प्रभाव दिया, जिनके कारण उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इनका आधुनिक विज्ञान में भी बहुत बड़ा योगदान रहा था और आने वाले वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत सीख दे के गए थे। धन्यवाद मैम। अरे, क्या तुम्हारे मन में अभी भी कोई शंका है? मैम, मैं सोच रहा था कि अरे, हिचकिचाओ मत, बोल दो। मैम, मेरी विज्ञान में रुचि धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। क्या मैं एक और वैज्ञानिक के बारे में जान सकता हूँ? अगर तुम्हारी रुचि इतनी ही बढ़ गई है तो तुम बैठ जाओ और इस बार का वैज्ञानिक मैं अपनी रुचि से चुनूंगी। तो हम अब पढ़ेंगे भूमि भाभा के बारे में। जी मैम, जरूर। यदि यह कहा जाए कि भारत ने आजादी से पूर्व भी वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में खूब नाम कमाया है तो यह अतिशयोक्ति न होगी। इन्हीं में अग्रगण्य हैं भारत के होमी जहांगीर भाभा। भारत के महान आविष्कारकों में होमी जहांगीर भाभा अपना विशेष स्थान रखते हैं। वे कहते हैं, मेरी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरी सफलता तो इस बात पर निर्भर करती है कि मैं अपने काम से क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, आज भारत को दुनिया में एक न्यूक्लियर पावर के रूप में जाना जाता है। भारत आज दुनिया के उन 9 देशों में से है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। होमी जहांगीर भाभा, नाम तो आपने सुना ही होगा। होमी जहांगीर भाभा को भारत के फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने भारत में 2 संस्थानों की नींव रखी। पहली संस्था है TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और दूसरी है AEAT जिसका नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया है। परिवार में सभी शिक्षित होने के कारण वे उन पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का दबाव डालने लगे, जिससे कि वे वापस आकर टाटा स्टील में काम कर सकें। दोस्तों, कैम्ब्रिज में आना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कई नए आविष्कारों का केंद्र बन चुकी थी। वहीं पर शोध करते हुए पॉल डिरॉक से वे बहुत प्रभावित हुए। पॉल के कार्यों से प्रभावित होकर होमी जी की भी न्यूक्लियर रिसर्च में रुचि जागृत हुई। 1933 में एक महत्वपूर्ण पेपर पब्लिश करने के बाद उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट हासिल की। इसके बाद कई रिसर्च करने के बाद उन्हें साइंटिस्ट के रूप में देखा जाने लगा। 1939 में भारत वापस आकर
उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम करने का फैसला ले लिया, जिसके हेड उस समय रमन जी थे। उन्होंने दोराबजी टाटा फंड से रिसर्च के लिए फंड मिले, जिससे उन्होंने कॉस्मिक रिसर्च यूनिट शुरू किया। वहीं काम करते हुए उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि भारत में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में रिसर्च की जा सकती है। वे समझ गए कि भारत में कई वैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग काम करने से कोई बड़ा आविष्कार नहीं हो पा रहा है। अगर कोई ऐसी जगह हो जहां सभी वैज्ञानिक साथ में काम कर सकें और वहां काम करने की सारी सुविधाएं हों, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में भारत बहुत आगे जा सकता है। यही बातें उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को लिखी और उनसे आर्थिक मदद की पेशकश की। उनका यह प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया। वर्ष 1941 में मात्र 31 वर्ष की आयु में डॉक्टर भाभा को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। 1945 में उन्होंने बॉम्बे में TIFR की नींव रखी और सरकार से एक नई लैब बनाने का निवेदन किया। उनके इस निवेदन को स्वीकार कर लिया गया। दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक उनसे बात करते थे, जिससे उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। आजादी के बाद नेहरू जी ने उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का डायरेक्टर बना दिया और देश के परमाणु हथियार विकसित करने की जिम्मेदारी सौंप दी। उनके द्वारा दिया गया भाभा स्केटरिंग पूरी दुनिया में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने उस समय के एक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को स्पेस रिसर्च कमेटी बनाने में सहयोग दिया। 1955 में जिनेवा में संयुक्त राज्य संघ द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग के पहले सम्मेलन में डॉक्टर होमी भाभा को सभापति बनाया गया तथा वहां संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अल्प विकसित राष्ट्र परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों और औद्योगिक विकास में कर सकते हैं। भाभा ने दुनिया को अंतरिक्ष की किरणों के रहस्य से भी अवगत कराया। 24 जनवरी 1966 को एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद में शांति मिशन में भाग लेने के लिए वे देश से निकले और दुर्भाग्यवश बर्फीले तूफान में उलझकर उनके विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। परंतु विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी मृत्यु के बाद AEET का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। परमाणु क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनका नाम हमेशा आकाश के चमकते तारों के समान न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में सदा चमकता रहेगा। Well, he had very few failures, and frankly, the only failure I can recall is of such an intimate character that I can't talk to you about it. It was when he failed in a particular relationship with a lady. The woman who was closest to him in life was his mother. From the earliest years, he was devoted to her. What about lady friends? Homi had many lady friends, and one or two of them were exceptionally dear and exceptionally close to him. But even they recognized that mother came first in his life. He was never known to be in the state of being in love. तो अब बता, मेरी रुचि के वैज्ञानिक के बारे में जानकर तुम्हें कैसा लगा? मैम, मैं तो ये जानकर हैरान हूँ कि हमारे देश में भी न्यूक्लियर फिजिक्स के संबंध में कई रिसर्च हुई है। होमी झांसी बाबा जी को तो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि हमें यूरेनियम की जगह थोरियम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि
वो बहुत ही सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है। और उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की नींव भी रखी। ने बिल्कुल सही कहा। चलो अब आज की बातें यही खत्म करते हैं। मैम मैं आपका थोड़ा सा समय और ले सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो। मैम हमारे देश में इतने सारे महान वैज्ञानिक हैं और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी खोजें भी की हैं। तो हमारा देश क्या पहले से ही विज्ञान प्रिय रहा है? हाँ हाँ पुराने समय से ही हमारा देश विज्ञान प्रिय रहा है। शून्य, अलजेब्रा, इन्फिनिटी इन सब की खोज भारतीयों ने ही की है। अगर ये सब ना होते तो क्या मैथ्स और साइंस जैसे विषय यहाँ रहते? बिल्कुल नहीं। रामायण में पुष्पक विमान जो आज के समय में एरोप्लेन के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मास्त्र जो एटम बम, इन सब का विवरण हमारे पुराणों में किया गया है। मैम आपकी बात सुनकर मुझे एक बात ध्यान आई। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का बिल्कुल सही मापन किया गया है, जिसे नासा ने भी स्वीकृत किया है। हाँ बिल्कुल सही। मैम मुझे तो ये सब जानकर इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश में इतने महान महान वैज्ञानिक थे। मैं भी चाहता हूँ कि मैं बड़े होकर एक बहुत महान वैज्ञानिक बनूँ और पूरे देश में अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करूँ। भारतीय वैज्ञानिकों के प्रति मेरे मन में रुचि जगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसकी कोई बात नहीं।